फिर भी अवैध संबंध हमारे समाज के लिए एक कलंक है, जिसका परिणाम अंत में भयानक ही होता है। फिर भी लोग अवैध संबंध बनाने में पीछे नहीं रहते। ये कहानी 2 बच्चे की मां 31 वर्षीय सुजाता यादव की है, जो जानबूझकर अवैध संबंधों में लिप्त हो जाती है और उसका परिणाम भुगतती है। चलिए आरंभ करते हैं कहानी, फिर भी अवैध संबंध। मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर जबलपुर, जो जिले का मुख्यालय भी है। जबलपुर का नाम आते ही भेड़ाघाट की याद आ जाती है, जो जबलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। भेड़ाघाट एक पर्यटक स्थल है। यहाँ की धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के साथ स्थित संगमरमर की चट्टानें और 64 योगिनी मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। जबलपुर शहर में एक और एरिया है, रामपुर, जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल MPEB के हेडक्वार्टर के कारण जाना जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने एक सर्व सुविधा युक्त पुलिस चौकी लोगों की सुविधा के लिए दी है। मेरी कहानी इसी रामपुर क्षेत्र के पुलिस चौकी से शुरू होती है। सुबह का समय था। पुलिस चौकी में हवलदार बंसीलाल अपने कुर्सी में बैठे रोजनामचा देख रहे थे। उनके साथ बाकी सिपाही भी अपने कामकाज में लगे हुए थे। एक चाय दुकान वाला लड़का थमस में उनके लिए स्पेशल चाय बनाकर लाया था, जिसे वह डिस्पोजल में डालकर सभी को देता जा रहा था। पुलिस चौकी में गुंडे, बदमाशों और मुजरिमों को रखने के लिए 2 अलग अलग कमरों की पुलिस कस्टडी बनी हुई थी, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाकर रखते हैं। उसमें से एक कस्टडी में बंद व्यक्ति अंदर से सलाखों को पकड़े हुए हवलदार से कहता है, हवलदार साहब, हमें भी चाय पिला दो, रात से यहाँ पड़े हुए हैं। उस कस्टडी में उसके साथ 6 और लोग भी थे। इन्हें रात को एक घर से पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा था। ये सभी जुआ खेल रहे थे। हवलदार गुस्से से उसकी ओर देखकर गाली बकते हुए कहता है, तेरा बाप सब इंस्पेक्टर अभी आने वाला है, वो तुझे चाय भी पिलाएगा और तेरी खातिरदारी भी करेगा। हवलदार चाय वाले लड़के से चाय लेते हुए अपने एक सिपाही से कहता है, बोला, इनका कागजात तैयार कर ले, 11 बजे इन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करना है। सिपाही, जी जनाब। हवलदार चाय वाले लड़के से कहता है, अरे बंटी सुन, इन हरामजादों को भी चाय पिला देना। फिर उन जुआरियों की ओर देखकर कहता है, कोर्ट से जमानत होने के बाद चाय वाले को उसका पैसा दे देना, ठीक है। सलाखों के पीछे वाला व्यक्ति बोलता है, अरे साहब, हम तो अभी सरकारी मेहमान हैं, चाय तो चौकी वालों की तरफ से होनी चाहिए। हवलदार चिढ़ते हुए बहन की गाली बकते हुए, हाँ साले, तुम लोग सरकारी मेहमान नहीं सरकारी दामाद हो। अभी कोर्ट ले जाते समय नाश्ता खिलाना पड़ेगा, कोर्ट में देरी हुई तो खाना भी खिलाना पड़ेगा। सरकार का खजाना तो तुम लोगों के ऊपर उड़ाने के लिए है। हवलदार फिर से बहन की गंदी गाली बकने वाला था, लेकिन तभी चौकी में 31 साल की जवान खूबसूरत महिला अपने 8 साल के बेटे के साथ प्रवेश करते हुए देख अचानक चुप हो जाता है। महिला एक हाथ से अपने बेटे को थामे और दूसरी हाथ में एक रंगीन फोटो पकड़ी हुई थी। वह परेशान दिख रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह रोती हुई हवलदार की तरफ आ रही थी। महिला हवलदार को नमस्ते करते हुए उसके समीप आती है। हवलदार उसे देखकर पूछता है, हाँ बोलिए मैडम जी, क्या बात है। महिला वहां खड़े खड़े हवलदार को अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोटो टेबल पर रखते हुए बोलती है, साहब, मेरा पति 3 दिन से घर नहीं आया है, उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ न गया हो। कहते हुए रोने लगती है। हवलदार टेबल से फोटो उठाकर कहता है, पहले आप बैठ जाओ और उसके बाद विस्तार से बताओ कि कब से गायब है, घर से कब निकला, कहाँ जाने के लिए निकला, किसके साथ गया, सब बताओ। महिला हवलदार के टेबल के सामने रखे हुए चेयर में बैठ जाती है। उसका बेटा भी बगल वाली चेयर में बैठ जाता है। हवलदार साइज का पेपर निकाल कर लिखने के लिए तैयार होकर कहता है, हाँ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, तुम्हारे पति का नाम, सभी। महिला थोड़ा नॉर्मल होकर कहती है, सर, मेरा नाम सुजाता यादव है, उम्र 31 वर्ष। हम लोग रामपुर के नर्मदा विहार कॉलोनी के मकान क्रमांक 53/11 में रहते हैं। मेरे पति का नाम हरीश यादव है, उम्र 32 साल। हवलदार सुजाता की बातों से समझ जाता है वह पढ़ी लिखी महिला है। कहता है, कितने साल से इस पते पर रहते आ रही हो। सुजाता रोते हुए बताती है, सर, इस मकान में मैं शुरू से जब से शादी होकर MP आई हूँ तब से इसी घर में रह रही हूँ, लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया सर। तभी चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रभुनाथ मल्लिक अंदर आ जाते हैं। उसे देखकर हवलदार खड़ा होकर सलामी ठोकता है।
सुजाता भी खड़ी हो जाती है। माँ को खड़ी होती देख उसका बेटा भी खड़े हो जाता है। इंस्पेक्टर उन्हें देखकर कहता है, बैठिए बैठिए। फिर वह हवलदार की ओर देखकर पूछता है, मामला क्या है? हवलदार बैठते हुए कहता है, जनाब, मिसिंग कंप्लेंट है। इनका पति 3 दिन से घर नहीं आया है। उसी के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। जैसे पुलिस की आदत होती है, इंस्पेक्टर प्रभु सुजाता से पूछता है, दारू पीता था क्या? सुजाता बोलती है, हाँ पीता था, पर कभी कभी। इंस्पेक्टर प्रभु फिर पूछता है, कोई दूसरी औरत का चक्कर या कर्जे वर्जे का चक्कर? सुजाता बोलती है, नहीं साहब, औरत का चक्कर तो नहीं था, पर थोड़ा बहुत बैंक का और कुछ बाहर का कर्जा जरूर था। इंस्पेक्टर प्रभु कुछ सोचते हुए, आपका पति क्या करता है? सुजाता जवाब में बोलती है, जॉब करता है सर, रिलायंस डिजिटल स्टोर ग्वारी घाट में कैशियर का काम करता है। इंस्पेक्टर प्रभु, अरे आप बैठ जाओ और अपना रिपोर्ट लिखवा लो। पूरी रिपोर्ट लिखने के बाद देखते हैं, कहते हुए इंस्पेक्टर अपनी टोपी निकालकर टेबल पर रखकर एक सिपाही को आवाज देकर बुला लेता है। हवलदार कहता है, हाँ मैडम, अब आपके पति के गुम होने के बारे में बताएं। सुजाता कहती है, सर, आज 13 मार्च है। मेरा पति 10 तारीख की सुबह 8 बजे रिलायंस डिजिटल स्टोर में काम करने के लिए अपने बाइक से घर से निकले। उस दिन शाम को मेरी उनसे फ़ोन में बातचीत हुई। वे मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किए कि वह भेड़ाघाट अपनी बहन के घर जाएगा और रात वहां रुककर दूसरे दिन सुबह आ जाएगा। हवलदार बयान नोट करते हुए, अच्छा। फिर सुजाता आगे बोलती है, मैं दूसरे दिन अपनी बेटी जो 5 साल की है, उसका KG1 में एडमिशन कराने बचपन स्कूल ग्वारी घाट अपने बेटे और बेटी को लेकर गई थी। वहां से 11 बजे आई। घर आने के बाद देखा कि वे अभी तक नहीं आए हैं, तो मैंने उन्हें फ़ोन लगाया। फ़ोन तो जा रहा था लेकिन उठा नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि वे भेड़ाघाट से सीधे डिजिटल स्टोर में अपनी ड्यूटी पर चले गए होंगे। कभी कभी वे सीधे घर न आकर ड्यूटी चला जाया करते थे, इसलिए थोड़ी देर बाद फ़ोन लगाऊंगी सोचकर खाना बनाने में लग गई। दोपहर के 2 बज गए थे। मैंने फिर फ़ोन लगाया। इस बार उनका फ़ोन बंद आ रहा था। उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला राज्य के पिछड़े जिलों के अंतर्गत आता है। इस जिले के चकिया तहसील का एक गांव जनकपुर है। सुजाता का पूरा नाम सुजाता देवी यादव है। सुजाता इसी गांव की रहने वाली थी। पिता अवध सिंह यादव की दूध की डेयरी और मिठाइयों की बड़ी दुकान थी। इनके पास 50 से ज़्यादा दूध देने वाली गाय और भैंसें मिलाकर थी। यह इनका पुश्तैनी व्यवसाय था। संपन्न परिवार था। अवध यादव के 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। सुजाता सबसे छोटी थी। 2 बड़े भैया और एक दीदी जो सबसे बड़ी थी। सुजाता की दीदी रेवती यदुवंशी की शादी हो चुकी थी। ससुराल जौनपुर उत्तर प्रदेश में था और उसके 2 बच्चे हैं। सुजाता की दीदी के बाद बड़े भैया थे, इनकी भी शादी हो चुकी थी। उनकी एक बेटी थी। पिता और बड़े भैया भैंस खटाल और गौशाला संभालते थे। छोटा भैया मनोज यादव डेयरी कम मिठाई दुकान में बैठता था। एक तरफ डेयरी थी, दूसरे तरफ मिठाइयाँ रखी हुई बड़ी दुकान थी। दुकान, गौशाला और भैंस खटाल में उनके साथ कुल 13 मजदूर काम करते थे। दोनों भैया और दीदी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनके पिता चाहते थे कि सुजाता पढ़े। वह पढ़ने में होशियार थी। उसने शहर चंदौली से BA पास किया था। शादी के लिए सुजाता और उसका छोटा भैया बचा था। सुजाता का कॉलेज खत्म होते ही रिश्ते आना शुरू हो गए थे। सुजाता के माता पिता यही चाहते थे कि लड़का और परिवार अच्छा मिल जाए तो उसकी शादी निपटा दिया जाए, क्योंकि पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। जवान लड़की को ज़्यादा दिन घर में रखना ठीक नहीं था। सुजाता बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे बाल, आंखें बड़ी बड़ी, गोल चेहरा, स्मार्ट स्लिम और भरा हुआ बदन था। चंचल स्वभाव की, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, जो बोलना है सामने मुंह पर बोलना उसकी आदत थी। सुजाता की दीदी रेवती यदुवंशी जो जौनपुर में रहती थी, उसने ही सुजाता के पति हरीश यादव का रिश्ता लाई थी। हरीश का परिवार भी जौनपुर में ही रहता था। उनके घर रेवती का आना जाना था। वह हरीश को जानती थी। हरीश उसे भाभी बोलता था। हरीश स्मार्ट, ऊंचा और सुंदर था। हरीश सामान्य कद काठी का था। स्मार्ट, गोरा और सुंदर था, शांत स्वभाव का। सुजाता की दीदी उसके बातों से बहुत प्रभावित थी। हरीश मध्य प्रदेश जबलपुर में कैशियर का काम करता था। उसके दिल में हरीश को अपनी बहन के रिश्ते के लिए सोच रखी थी, पर उसने कभी इस संबंध में उससे या उसके घर वालों से बात नहीं की थी। सुजाता की कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने पहले अपने घर में पापा से बात की, फिर हरीश के घर वालों को सुजाता का फोटो दिखाकर उसके गांव में सुजाता को देखाने के लिए मना लेती है। हरीश अपनी दीदी के बाद दूसरे नंबर का था। उसके बाद एक छोटी बहन
राधिका थी। उसकी उम्र 22 साल, 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़कर घर में ही लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। सबसे छोटा भाई 9वीं क्लास में पढ़ता था। माँ हाउसवाइफ थी। पिता जौनपुर में एक शासकीय प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। हरीश की दीदी की शादी हो चुकी थी। जीजा जबलपुर भेड़ा घाट में रहता था, जो गन कैरेज फैक्ट्री में काम करता था। हरीश भी इन्हीं के साथ रहता था। सुजाता को देखने जौनपुर से सुजाता की दीदी, जीजा, हरीश की बहन राधिका और माता पिता देखने जाते हैं। हरीश सुजाता का फोटो देखकर ही पसंद कर चुका था, प्रत्यक्ष देखकर तो पागल हो जाता है। हरीश और सुजाता का रिश्ता होना तय हो जाता है, लेकिन इस रिश्ते दौरान एक ट्विस्ट आ जाता है कि हरीश की बहन राधिका को सुजाता का छोटा भैया मनोज यादव देखकर उसकी सुंदरता के आगे घायल हो जाता है। सुजाता को पसंद करके चले जाने के बाद वह अपने माँ बाप के सामने राधिका से शादी करने का जिद पकड़ लेता है, लेकिन सुजाता की माँ और बड़े भैया और पिता को इस प्रकार गुरावट अदला बदली रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा था। हरीश के घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हरीश को इस अदला बदली का रिश्ता पसंद नहीं था। अंत में मनोज के पागलपन और जिद के आगे सभी को सहमत होना पड़ता है। सुजाता और हरीश की शादी के 1 माह बाद मनोज और राधिका का भी शादी संपन्न हो जाता है। राधिका मनोज के साथ ससुराल आ जाती है। हरीश की बहन राधिका की शादी के 2 हफ्ते बाद हरीश सुजाता को भेड़ाघाट में अपनी बहन के घर ले आता है। वहां मुश्किल से 2 सप्ताह ही रहता है। बाद में रामपुर में अलग से मकान लेकर उस घर में दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। इधर पुलिस चौकी में सुजाता हवालदार के सामने बैठकर रिपोर्ट लिखवाते हुए बताती है कि 2 बजे जब उसने अपने पति हरीश को कॉल लगाया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद हवलदार को बताती है, जब उनका मोबाइल बंद आया तो मैंने उनके ऑफिस के मैनेजर को कॉल लगाया। मैनेजर ने बताया कि वह आज ड्यूटी नहीं आया है। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने हरीश की दीदी को कॉल लगाया। उनकी दीदी ने बताया कि वह आज सुबह 6 बजे ही रामपुर के लिए निकल पड़ा। मैं उसे बताई कि वे घर भी नहीं आए और ड्यूटी भी नहीं गए तो सुनकर उनकी दीदी को भी आश्चर्य हुआ। फिर मुझे उनकी दीदी ने चिंता नहीं करने को कहा और बोली कि मैं हरीश के जीजा को पता लगाने को बोलूँगी। मैं भी सोची कि अगर वह सुबह निकला है तो अभी तक घर या ड्यूटी में होना था। मैंने उनके दोस्तों और उनके साथ काम करने वाले लोगों को फ़ोन करके पूछने लगी, लेकिन उनमें से किसी को भी मालूम नहीं था कि हरीश आखिर कहाँ चला गया होगा। हरीश के जीजा, दीदी और मैं 2 दिन खोजने के बाद हम लोग हिम्मत हार गए। उनका मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था और उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। सुजाता हाथ जोड़कर कहती है, सर, मेरे पति को खोज दीजिए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। हवलदार सुजाता से सारा डिटेल, हरीश के जीजा का पता, हरीश के रिलायंस डिजिटल स्टोर के मैनेजर, उनके सहकर्मी साथियों का नंबर जो सुजाता के पास थे, मांग लेता है। तभी पुलिस चौकी में हरीश के जीजा और दीदी भेड़ाघाट से पहुंच जाते हैं। जैसे ही हरीश के जीजा और दीदी को सुजाता देखती है, वह रोते हुए उन्हें बताती है, भैया, सुबह आप लोगों के आने का खूब इंतजार किया, आप आने में लेट हुए तो मैं खुद चौकी आ गई। मैंने पूरा रिपोर्ट लिखवा दिया है, जो पूछे जैसा हुआ सब बता दिया है। सभी संबंधित लोगों का फ़ोन नंबर और पता भी इनके पूछने पर लिखवा दिया है। हरीश का जीजा कहता है, अच्छा हुआ तुम आकर रिपोर्ट करवा दी। हम लोग जब यहाँ के लिए निकले तो बाइक पंचर हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। फिर हरीश के जीजा हवलदार से कहते हैं, साहब, हरीश मेरा साला है और ये उनकी दीदी है। परसों सुबह हमारे घर से निकला और लापता हो गया। उसका पता लगा दीजिए साहब, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। हरीश की दीदी भी हवलदार की ओर हाथ जोड़े यही कहती है। हवलदार कहता है, हाँ, सुजाता ने रिपोर्ट में लिखवा दिया है। इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हरीश को जल्दी खोज लेंगे। अब आप लोग जा सकते हो, पूछताछ के लिए हम आपके घर आते रहेंगे। हरीश के जीजा बोलते हैं, ठीक है सर, हमें यकीन है कि हरीश जल्दी मिल जाएगा। सुजाता अपने बेटे के साथ और हरीश की दीदी और जीजा चौकी से बाहर आ जाते हैं और पुलिस चौकी से सुजाता स्कूटी में और हरीश के जीजा और दीदी बाइक से हरीश के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। हरीश का मकान नर्मदा विहार कॉलोनी के मकान क्रमांक 53/11 में है। पहले ये पत्थरों का बना एक कच्चा बड़ा मकान था। 2 साल पहले हरीश ने सुजाता के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए बैंक से 7 लाख रुपए का लोन उठाया था। जो राशि प्राप्त हुई थी, ठेकेदार के अनुसार उसमें पूरे 900 वर्ग फीट में मकान का निर्माण नहीं हो सकता था। फिर हरीश ने मकान के नक्शे में परिवर्तन करवाकर सिर्फ 500 वर्ग फीट में ही मकान बनाने का फैसला कर लेता है। 500 वर्ग फीट में एक छोटा बैठक रूम,
एक बेडरूम और एक छोटा किचन और लास्ट में टॉयलेट और एक बाथरूम अलग अलग बनाने का प्लान फाइनल कर लेते हैं। सिर्फ बीच के 2 बेडरूम की जगह छोड़कर निर्माण कार्य आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता गया तो हरीश को आभास हो गया कि इतने बजट से सोचा हुआ काम भी पूरा नहीं होगा। वह अपने ऑफिस और कुछ दोस्तों से पैसा उठाकर अंदर तरफ से प्लास्टर के साथ छत की ढलाई करवा कर रहने लायक बना लेता है। बाहर का प्लास्टर को छोड़ना पड़ता है। इतना बनाने में ही उसकी हालत खराब हो गई थी। हरीश बाद में पैसे इकट्ठा करके 2 कमरे तथा प्लास्टर का काम पूरा करने के विचार से छोड़ देता है। सरकार की तरफ से महिलाओं को नियमानुसार 2,40,000 की सब्सिडी के रूप में सुजाता को छूट मिली थी। ये राशि सरकार ने सीधे उस बैंक में जमा कर दी जहां से हरीश ने ऋण प्राप्त किया था। सुजाता को मिले सब्सिडी के बाद अब बैंक में कुल ऋण 4,60,000 बकाया था। इसके अलावा हरीश ने मकान के लिए ऑफिस से 1 लाख और बाहर से करीब 70,000 अतिरिक्त पैसे उठाए थे। ये 70,000 2% मासिक ब्याज पर उठाया गया था, जिसका प्रति महीना ब्याज 1,400 रुपये था, जिसे हरीश हर महीने सैलरी मिलते ही पटा देता था। इस 70,000 रुपयों को ब्याज में उठाने की बात हरीश की दीदी और जीजा को मालूम थी। आज की तारीख में ये राशि 50,000 कर्जे के रूप में अभी भी बकाया थी, जिसमें ब्याज हर महीने 1,000 देना होता है। पुलिस चौकी से घर पहुंचकर तीनों बैठक रूम में बैठकर रिपोर्ट के बारे में बातें करते रहते हैं। कुछ देर बाद सुजाता चाय बनाने के लिए किचन में आ जाती है। सुजाता की बेटी जो 5 साल की थी, उसे पुलिस चौकी जाने के पहले पड़ोस की रमा दीदी के घर खेलते रहने के लिए छोड़कर सुजाता अपने बेटे के साथ चौकी चली आई थी। सुजाता घर आते ही उसकी बेटी रमा देवी के घर से दौड़कर अपने घर आकर किचन में अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी, पापा कहाँ है? तुमने कहा था पापा को लेने जा रही हो। हरीश की दीदी भी किचन में उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहती है, मेरी गुड़िया के पास पापा जल्दी आ जाएंगे। पापा ने कहा है माँ को परेशान न करे, समझी? सुजाता की बेटी का नाम ममता देवी था। घर में उसे मीनू नाम से बुलाते थे। माँ जैसी सुंदर और प्यारी बच्ची थी। अपनी बुआ से कहती है, बुआ, मैं कहाँ परेशान करती हूँ, पूछ लो। हरीश की दीदी बोलती है, अरे सॉरी, तो फिर कौन परेशान करता है? मीनू कहती है, भैया परेशान करते हैं, वो न मुझे भी तंग करता है। हरीश की दीदी कहती है, अच्छा ठीक है, उसे मैं डांट लगाती हूँ, तुम जाओ अपनी सहेली के साथ खेलते रहना, मैं और तुम्हारी मम्मी को जरूरी बात करनी है। सुजाता का बेटा बैठक रूम में बैठकर अपने फूफा के साथ टीवी में कार्टून डालकर देख रहा था। मीनू अपनी बुआ के गोद से उतरकर फिर से पड़ोस में उसकी हम उम्र सहेली परी के साथ खेलने चली जाती है। परी पड़ोस की रमा देवी, जिसे सुजाता रमा दीदी कहकर बुलाती है, उसकी सबसे छोटी बेटी है परी। मीनू के चले जाने के बाद सुजाता और हरीश की दीदी दोनों किचन में ही हरीश के लापता होने के संबंध में बातें करने लगते हैं। हरीश की दीदी कहती है, सुजाता, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हरीश के साथ कुछ गलत न हो गया हो, उसे कर्जे वाले तंग तो नहीं करते थे ना? सुजाता कहती है, भाभी, ऐसा मत बोलो, मुझे ऐसा सोचकर और मेरी धड़कन बढ़ती जा रही है। रहा सवाल कर्जदारों के तंग करने का, तो ये तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, वे हर महीने उन्हें ब्याज बराबर पहुंचा देते थे। वैसे कभी कोई कर्जदार ब्याज या पैसा मांगने घर नहीं आए। ड्यूटी जाने के बाद उनसे कौन मिलता है? क्या बात होती है? हरीश मुझे नहीं बताता है। हरीश की दीदी कहती है, सुजाता, तुम्हारे अनुसार फिर हरीश कहाँ चल दिया होगा? सुजाता तुरंत बोल पड़ती है, यही मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने गांव में भी फोन करके पूछा, पर वहां भी नहीं गए हैं। वैसे मुझे बिना बताए, बिना किसी तैयारी के गांव तो जा नहीं सकते, पर दिल तसल्ली के लिए मैंने फोन करके पूछ लिया। हरीश की दीदी विश्वास के साथ कहती है, नहीं नहीं, वो मुझे बिना बताए गांव जा ही नहीं सकता। अच्छा सुजाता, मुझे एक बात सच सच बताना, तुम दोनों के बीच सब ठीक ठाक तो चल रहा था ना? इस बात पर सुजाता कहती है, हाँ सब ठीक है, हम दोनों के बीच सब ठीक ठाक ही है, हम और बच्चे सब प्यार से ही रहते थे। आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? हरीश की दीदी बोलती है, मेरे मन में ये बात इसलिए आई क्योंकि हरीश इस बार आया तो उसके चेहरे में खुशी नहीं थी, उदास चेहरा था। मैंने पूछा भी तो बोल दिया तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी वह दिल की बात कभी ठीक से नहीं बताता है। सुजाता कहती है, हाँ ये हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो, क्योंकि वे ड्यूटी जाते समय बोल रहे थे कि हेडेक हो रही है। तभी हरीश के फूफाजी किचन में आ जाते हैं। सुजाता बातें करते हुए चाय बना चुकी थी, उसे कप में डालकर दोनों को देते हुए खुद भी चाय का कप उठाकर पीने लगती है। तीनों हाल में आ जाते हैं। हरीश के फूफा कहते हैं,
मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि भेड़ाघाट से निकलकर कहाँ चला गया होगा। इस रास्ते में कोई दुर्घटना भी इस बीच नहीं हुई है। मैंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज और सभी प्राइवेट नर्सिंग होम जो रास्ते में पड़ते हैं सब जगह जाकर पता लगा लिया है। कोई एक्सीडेंट केस इस 2 दिन में वहां नहीं आए। अब पुलिस ही पता लगाएगी कि हरीश कहाँ है और उसका क्या हुआ। फर तो करवा चुके हैं। सुजाता तुम चिंता मत करो, पुलिस हरीश का जल्दी पता लग लेगी। सुजाता रूंधे गले से कहती है, भैया बच्चे छोटे हैं, चिंता न करूं तो क्या करूं। वो आ जाते तो अच्छा रहता, उनका पता लग जाता तो अच्छा था। न जाने वो किस हाल में कहाँ होंगे। घर से निकले आज 3रा दिन है। हरीश की दीदी रोते हुए कहती है, भगवान करे मेरा भाई जल्दी मिल जाए। थोड़ी देर यही सब बात करने के बाद वे निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सुजाता दोपहर का भोजन बनाने में लग जाती है। सुजाता का बड़ा बेटा हितेश यादव, घर में इसे बंटी कहकर बुलाते हैं, ये क्लास 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। हरीश ने अपने बेटे का नाम चुनकर प्यार से हितेश रखा था। हितेश टीवी देख रहा था। वह उठकर किचन में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पापा की खूब याद आ रही है। टीवी देखने का मन नहीं हो रहा है, पापा कहाँ रुक गए होंगे। सुजाता कहती है, क्या पता बेटा कहाँ गए होंगे, कुछ पता नहीं, तुम चिंता मत करो, वो जहाँ भी होंगे आ जाएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बंटी दौड़कर दरवाजे के पास जाता है। दरवाजा खुला हुआ था, वहाँ एक युवक खड़ा था। उसे देखकर बंटी जोर की आवाज में अपनी माँ को आवाज देता है, मम्मी मामा जी आए हैं। फिर वह अपने मामा से कहता है, मामा पापा का पता चला। बंटी का मामा, चल जाएगा मेरे शेर, कहते हुए उसके गोल गोल गालों को पकड़कर चिमटते हुए कहता है। बंटी चिढ़ते हुए कहता है, मामा इसलिए आपको कंस मामा कहता हूँ, आप मेरी गाल मत पकड़ा करो। सुजाता किचन से निकलकर हाल में आ जाती है। उसे देखकर कहती है, रमेश कुछ पता लगा। रमेश कहता है, दीदी मैंने उन्हें शहर के सभी जगह देखा, कहीं पता नहीं चला। दीदी ऐसा कुछ नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, पर मेरे मन में ये भावना आ गई थी। मैंने भेड़ाघाट, ग्वारी घाट, नर्मदा नदी के किनारे किनारे बहुत दूर तक खोजा कि यदि उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई हो तो उनकी लाश बहकर यहाँ वहाँ तो नहीं चली गई, पर मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। रमेश नर्मदा विहार कॉलोनी का रहने वाला था। सुजाता का मुंह बोला भाई था। उसे सुजाता हर साल रखी बांधती थी। रमेश सप्ताह में 1 या 2 बार सुजाता और बच्चों से मिलने आया करता था। सुजाता ने जब रमेश को बताया तो उसे भी अच्छा नहीं लगा। हरीश के साथ उसकी अच्छा खासा दोस्ती थी। दोनों सगे जीजा साला जैसे हंसी मजाक किया करते थे। हरीश शांत स्वभाव का था, पर रमेश की बातों से अपनी हंसी को रोक नहीं पाता था। रमेश की दोस्ती हरीश के साथ हॉस्पिटल में हुई थी। जब बंटी पेट में था, वही रमेश भी अपनी पत्नी को डॉक्टर मैडम को दिखाने आया था। वहीं से इनकी दोस्ती शुरू होती है और ये दोस्ती डिलीवरी के बाद और गहरी हो जाती है। सुजाता पहले डिलीवरी हुई थी, इसे बेटा हुआ था। रमेश की पत्नी 1 माह बाद डिलीवरी हुई, उसे लड़की हुई। बंटी और रमेश की बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों के कारण दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया था। तब से अब तक इनकी दोस्ती ऐसे ही बरकरार है। जब से हरीश लापता हुआ है, तब से रमेश का मन उदास हो गया है। उसकी पत्नी विनीता को भी आश्चर्य होता है कि हरीश भैया को अचानक क्या हो गया। सुजाता कहती है, रमेश तुम ऐसा कुछ गलत मत सोचो, सुनकर मुझे डर लग रहा है। रमेश, दीदी भगवान करे ऐसा कुछ हो ना, लेकिन आज लापता हुए दूसरा दिन है, तो वे कहाँ गायब हो गए? धरती निगल ली या आसमान में खो गए? भेड़ाघाट वाले भैया बता रहे थे कि वे एक्सीडेंट आदि के कारण किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं है। मैं भी उन्हें छप्पा छप्पा ढूंढ लिया, कहीं भी उनका पता नहीं चला, तो मन में बुरे ख्याल क्यों नहीं आएंगे? सुजाता कोई जवाब नहीं देती, खामोश होकर उसका चेहरा देखते रहती है। फिर कहती है, रमेश चाय बनाऊं? रमेश, नहीं दीदी, आज मन नहीं हो रहा है, मैं चलता हूँ, अगर कोई खबर मिले तो कॉल करना, कहते हुए बबलू जो हॉल में उससे दूर बैठा हुआ था, उसे बाय बोलकर निकल जाता है। सुजाता रमेश के जाने के बाद दोनों बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी थोड़ा सा खाना खा लेती है। बच्चों को खाना खिलाते समय दोनों अपनी माँ से अपने पिता के बारे में कई सवाल पूछते हैं। सुजाता को उनका जवाब देते देते रोना आ रहा था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे रामपुर पुलिस चौकी से सुजाता के मोबाइल पर हवलदार का कॉल आता है। उसने चौकी में हवलदार, सब इंस्पेक्टर दोनों का नंबर सेव कर लिया था। सुजाता कॉल रिसीव करके हेलो कहती है। हवलदार कहता है, बहन जी, क्या आप अभी आधा 1 घंटे में चौकी पहुंच सकती हैं?
इसके आगे की कहानी को सुनने के लिए एपिसोड के दूसरे भाग चैप्टर 5 से 8 का इंतजार करें। धन्यवाद।